हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अभी पूरे देश में कोरोना महामारी बहुत तीव्र गति से फैल रही है। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार, राष्ट्र और समाज को इस संक्रमण से बचाएं और घर पर ही रहकर अपना स्टडी भी जारी रखें। चलिए, आज एसएससी का एक टेस्ट सीरीज मैं डिस्कस करूंगा जिसमें 25 क्वेश्चन हैं। आइए हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 है टेस्ट सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। खाद्य तेल में 25% की वृद्धि हो गई। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, कीमत के बारे में क्या बोला है, 25% की वृद्धि हो गई है। तो 25% की वृद्धि हो जाने का अर्थ हुआ कि कीमत बढ़ रहा है, तो दूसरे उपभोग की जो मात्रा है उसको ऑलरेडी कम करना पड़ेगा ताकि उसके बजट बैलेंस रहे। तो इसके लिए देखिए, 25% की वृद्धि का अर्थ हुआ कि 25 बढ़ा तो वह 100 की वस्तु अब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और हमें परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग काटते हैं। देखिए, तो काटेंगे तो कितना आ गया, 20% उसको खाद्य उपभोग में कमी करनी होगी। 20% कमी करनी होगी। क्या किया हम लोग, 25 की वृद्धि बोला तो यह 100 की वस्तु अब कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। इसको हम लोग कट किए और कितना आया, 20%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है तो समझिए। 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपया हो जाता है। ठीक है, उसी अवधि के लिए समान राशि का साधारण ब्याज 400 रुपया हो जाता है। तो ब्याज का दर बताइए। तो ये समझिए, यहाँ पे बोला है कि आपको कि साधारण ब्याज 400 बोला है, तो 400 साधारण ब्याज का अर्थ हुआ 2 वर्ष में 400 बोला। तो यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एसआई मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर 200, तो सेकेंड ईयर भी कितना 200। लेकिन सीआई की बात कीजिएगा तो फर्स्ट ईयर में तो सेम ही होता है, 200 ही रहेगा। लेकिन सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, 208, क्योंकि 408 बोला है टोटल। अब यहाँ से समझिए कि 200 से कितना बढ़ गया, आपको यहाँ पे 200 रहना चाहिए, लेकिन ब्याज में वृद्धि कितना का हुआ, 8 का वृद्धि किस पे, 200 पे। 8 का वृद्धि किस पे, 200 पे, तो 100 पे कितना। यहाँ से हम लोग इसको काट लेंगे तो आ जाएगा कितना, 4% आ जाएगा। कितना परसेंट, 4%। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत। एसआई दोनों वर्ष में क्या होता है, सेम सेम होता है दोनों वर्ष के लिए। लेकिन सीआई में क्या होता है, फर्स्ट ईयर सेम रहता है, सेकेंड ईयर में उसका ब्याज पर ब्याज लगता है। तो इसीलिए ब्याज 8 रुपया बढ़ गया। तो 8 की वृद्धि किस पे, 200 पे, तो 100 पे कितना, 4% इसका रेट निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, एक त्रिभुज में बोल रहा है ए बी भुजा जो है AC के बराबर है और इसका जो है कोण बी दिया हुआ है 72 डिग्री और कोण ए के बारे में पूछ रहा है। आइए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे इसको देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं और इस त्रिभुज के बारे में समझिए, ABC। ये एंगल आपको दिया हुआ है, कोण B बराबर दिया है 72 डिग्री। तो कोण B दिया हुआ है और बोला है कि AB जो भुजा है वह AC के बराबर है। तो बताइए, यह समद्विबाहु त्रिभुज हो गया और समद्विबाहु त्रिभुज का आधार का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 72 डिग्री कोण C भी हो जाएगा। तो बताइए, यहाँ पे ये कोण B और कोण C मिलके 72 हो गया। तो टोटल कोण आपको हो गया कितना, कोण B प्लस कोण C की बात करेंगे तो 72 और 72 जुट के कितना हो जाएगा, 144 डिग्री। और आपको फाइंड आउट करना है कोण A। तो कोण A कितना हो जाएगा, टोटल त्रिभुज का एंगल होता है 180, तो 180 में से घटा लीजिए, 180 माइनस 144 डिग्री और यहाँ से आ जाएगा कितना, 36 डिग्री आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझिए। कह रहा है एक बाहरी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O वाले वृत्त पर खींची जाती है जो कि बिंदु Q पर स्पर्श करती है। यदि केंद्र से P की दूरी 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया है तो वृत्त की त्रिज्या। तो एक चीज़ समझिए, यहाँ पे अगर ये 13 दिया हुआ है और यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई 12, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर मान लीजिए सर्किल है, अगर यहाँ पे केंद्र ले लेते हैं तो यहाँ से अगर हम स्पर्श रेखा बनाएं तो ये आपको पता होगा कि ये मान लीजिए P हुआ, ये O हुआ और ये Q हुआ। इसमें क्या क्या होता है कि आपको ये लंबाई अगर आपको दिया हुआ है 13 और ये दिया हुआ है 12, तो क्या होगा, ये त्रिज्या जो हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा, क्योंकि यह बन रहा है एक पाइथागोरस ट्रायंगल। ये समझिएगा, ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये दिया हुआ है 13, ये दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे पाइथागोरस से अगर हम लंब निकालना चालू करें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना निकलेगा, 5 निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो होती है वो लंब होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गया आंसर ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है cos 10 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 70 डिग्री और cos 90 डिग्री। ये एक सारा जो है ये मल्टीप्लाई में है, सारा किस में है, मल्टीप्लाई में है।
तो यहाँ पर समझिए कि हम जानते हैं हम लोग कि cos 90 का मान कितना होता है, बोलिए cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 हुआ और सब ये मल्टीप्लाई में है, तो यह सब मतलब 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। बहुत ही सिंपल है, आया समझ में। देखिए यहाँ से हम लोग क्या समझ रहे हैं कि cos 90 मतलब 0, तो cos 90 0 और सब मल्टीप्लाई में है, तो ये सबको क्या कर देगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में क्या कह रहा है कि वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कॉसेक 30 डिग्री है ना, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, कॉसेक 45 डिग्री है तो 1। अब यहाँ पे देखिए कॉट 60 डिग्री है तो 1/√3, और टेन 30 डिग्री है, इसका भी वैल्यू होता है 1/√3। इधर से तो 1 आ गया, तो 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3, फाइनली कितना आ गया 1/3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक तो हम लोग कर लिए, अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझिए। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिगो का क्वेश्चन है, इसको समझिए। इसमें एक फार्मूला लगेगा और बहुत ही सिंपल होगा। 3 का 3, और यहाँ पे समझिए 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स का अर्थ होता है cos 2x, ये फार्मूला होता है cos 2x का, ठीक है, cos 2x। और नीचे में cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, इसका भी फार्मूला होता है cos 2x। तो अब बताइए cos 2x से cos 2x क्या होगा, कट जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना बचा, 3 आया। ऊपर भी है cos 2x का सूत्र और नीचे भी cos 2x, तो 2x और 2x cos वाला कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8, तो समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है p + q का मान दे दिया है 7 और p और q का वैल्यू दिया है 5। पूछ रहा है pq + qq। अब देखिए इसका जो मान निकालेंगे, ये एक फार्मूला होता है aq + bq, तो ये क्या होता है फार्मूला, a + b का होल क्यू, इसको समझिएगा, -3ab इंटू a + b होता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू सबका पुट कीजिए और निकाल लीजिए p + q, तो p + q का मान दिया है 7, 7 का q -3 गुने pq का मान दिया है 5 गुने और p + q, फिर इसकी वैल्यू डाल देंगे 7, इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। इसका आ जाएगा कितना, 343 - 105, है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा कितना, घटा लेते हैं, 238 हो जाएगा, ठीक है, 238। तो यहाँ पे क्या किया सो समझिए, AQ + BQ का फार्मूला लगा दिए, सिर्फ AQ + BQ का फार्मूला लगा दिया और सारा वैल्यू आपको दिया हुआ था, वैल्यू पुट कर दिए और इसको सोल्व कर लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब हो जाएगा 9। ये अच्छा क्वेश्चन है, सो समझिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी दिया हुआ है, AB स्टेशन है, उसके बीच की दूरी दिया 575 किलोमीटर। एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 बजे प्रस्थान करती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से बी की ओर बढ़ती है। एक दूसरी ट्रेन बी से 3:30 बजे प्रस्थान करती है और 60 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से ए की ओर बढ़ती है। ए से कितनी दूर पर ये दोनों ट्रेन मिलेगी। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए कि एक ट्रेन जो चल रही है, ये ट्रेन है एक 3:30 बजे और दूसरा चल रहा है 3 बजे। तो हम लोगों को क्या करना है कि पहले टाइम को सेम कीजिए, सब दोनों को एक समय पर चलाइए। तो इसके लिए आइए हम ड्रॉ करते हैं, इसको बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मान लीजिए कि यह अगर यहाँ पे बात करते हैं कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, टोटल आपको क्या है, यहाँ समझिए टोटल आपको ये दिया हुआ 575 किलोमीटर। तो हम क्या करते हैं कि ए मान लेते हैं कि 3:30 बजे यहाँ होगा, सपोज कीजिए ए 3:30 बजे यहाँ होगा और बी अपने 3:30 बजे यहाँ होगा। लेकिन 3 बजे ए चला था तो आधा घंटा में, देखिए आधा घंटा में तो ये 25 चल लिया होगा, क्योंकि ए का जो चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप बताइए 1 घंटा में 50 किलोमीटर चलता है, तो आधा घंटा में कितना चलेगा, 1/2 से हम लोग गुना कर लेंगे तो 25 हो जाएगा। कितना किलोमीटर हो जाएगा, 25। तो बताइए 25 किलोमीटर तो ये चल गया होगा। और यहाँ पे बताइए कि अब हम यहाँ से बात करते हैं कि 25 किलोमीटर यह ट्रेवल कर चुका है, तो 3:30 बजे ए जो है यहाँ पे है और ए यहाँ पे है और बी अपने 3:30 बजे अपने स्टेशन पे है यहाँ पे। अब इसके बीच की जो दूरी बची वो 550 किलोमीटर बचा। कितना बचा, 550 किलोमीटर। अब दोनों को जो ट्रेवल करना है, इतना ही दूरी को ट्रेवल करना है, 550 को ही। तो इसकी चाल जो दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, ये इधर चलती है और ये इधर चलती है। इसका जो चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करना है तो समझिए,
इसको जो 550 ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो चाल जो है इस एक दूसरे के विपरीत में दोनों का चाल जुट जाएगा। ये रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है कि विपरीत दिशा में अगर कोई दो वस्तु आ रही है गति करते हुए तो उसकी स्पीड जुट जाती है। तो 60 और 50 जोड़ के कितना हो जाएगा 110। इसको काट लीजिए तो 5 टर्म से कट गया, तो आया कितना सो बोला जाए, यहाँ पे आया इसमें 5 घंटा इसको लगेगा। कितना लगेगा 5 घंटा, ठीक है। तो 5 घंटा लगेगा ये बी को भी यहाँ आने में और ए को भी बीच में कहीं एक जगह 5 घंटे के बाद ये दोनों मिलेगी। तो फाइनली ये समझिए कि आपको पूछ रहा है कि ए जो है कितना दूर पर जाके मिलेगी। तो 5 घंटा में ए का बता ले लीजिए, 5 घंटा में ए के बारे में अगर हम चर्चा करें कि कितना ए को लगेगा, इसको देखिए क्या होगा तो समझिए। 5 घंटा में ए के बारे में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो बताइए 5 घंटा में इसकी चाल है 50, 5 घंटा में यह कितना तय करेगा 250 किलोमीटर। बताइए 250 किलोमीटर, पहले ये 25 किलोमीटर पहले से तय किया हुआ है, मतलब कि 275 किलोमीटर दूरी पर जाके ये दोनों मिलेगी। यहाँ से अगर बात करें तो 275 किलोमीटर पर जाके ये मिलेगी कहीं यहाँ पे बिंदु पे, ठीक है। हम लोग क्या किए 5 ये हम लोग निकाल लिए कि 5 घंटा में दोनों मिलेगी। तो 5 घंटा में ये कितना ट्रेवल करेगा 50 गुने 5, तो 50 गुने 5 का अर्थ हुआ 250 किलोमीटर और 25 किलोमीटर पहले तय किया हुआ था। टोटल यहाँ से अगर बात करें यहाँ से तो ए को 275 किलोमीटर दूरी तय करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, अब बीच बीच में एक आध क्वेश्चन अच्छा आते रहेगा। एक कार डीलर, इसको समझिए क्या करा, एक कार डीलर 1,08,500 रुपये में एक पुरानी कार खरीदी और उसे मरम्मत में कुछ खर्च किया और उसने 1,56,250 रुपये में बेच दिया, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। तो कार की मरम्मत में कितना धन खर्च किया गया, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बताइए, मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि उसको जो भी टोटल कॉस्ट प्राइस जो होगा उसका 125% पर बेचा होगा, क्योंकि 25% लाभ का अर्थ होता है कि 125% पर सेल किया, और लेकिन सेल किया 1,56,250 इतना में सेल किया। तो अब हम लोग यहाँ से काटते हैं 4, यहाँ से काटिए 5, इसको काट लीजिए, कितना कट जाएगा 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकन 5। अब यहाँ पे समझिए 5 एकन 5, 1 12, 5 दूनी 10, 2 25, 5 25 इतना हो जाएगा। इसको आप 4 से गुना कर लीजिए तो सीपी कितना होगा सो बताइए। 4 से करेंगे तो 0, 4 से इसको कर लीजिए 0, 5 चौके 20 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 हासिल 1, 4 एकन 4, 1 5 और 4 तिया 12। बताइए 1,25,000। तो अब बताइए 1,25,000 उसका मान लीजिए सीपी बना। सीपी मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जितना भी हुआ खरीदा वो और जो मरम्मत लगा वो सब मिला के सीपी बना था, कॉस्ट प्राइस जो बना था मरम्मत और उसका। तो अब 1,25,000 आया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इसका था दाम कितना, सो समझिए 1,08,500। तो अब यहाँ से क्या कीजिए कि आप बताइए 1,25,000 टोटल आपको लगा, तो 1,25,000 लगा। इसमें क्या क्या हुआ सीपी प्लस उसका जो मरम्मत में जो खर्च हुआ वो, तो यहाँ से 1,08,500 घटा लीजिए। तो घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 16,500 रुपया आ जाएगा मरम्मत का। किसका मरम्मत का, मरम्मत में जो इसको खर्च लगा 16,500, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब ये देखिए क्या कह रहा है, एक वर्गाकार भूखंड का परिमाप दिया है 35 मीटर तथा 15 मीटर दोनों दिया हुआ है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि एक वर्गाकार भूखंड का परिमाप जो है 35 मीटर और 15 मीटर भुजाओं वाले एक आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। यहाँ पे समझिए इसमें क्या कर रहा है, और वर्ग के भूखंड की भुजा पूछा है। तो हमें निकालना क्या है, इसको समझिए। हमें निकालना है कि मान लीजिए कि एक आयताकार भूखंड है, इसकी लंबाई दिया है 35, ये दिया है 15, इसका परिमाप निकाल लीजिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से इसका परिमाप जो आ जाएगा यह कितना आ जाएगा 50 दूना 100, 100 मीटर परिमाप हो गया। और कह रहा है कि यही परिमाप आपको वर्ग का भी है। मान लीजिए यही परिमाप कह रहा है कि वर्ग का भी है, तो सेम परिमाप है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा बराबर, अगर हम 100 कर दे तो यहाँ से 4 से काट लीजिए, कितना आ जाएगा 25 मीटर हो जाएगा इसकी भुजा, ठीक है। 25 सेंटीमीटर हो जाएगा इसकी भुजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 12 और 13 जो है ये बहुत ही सिंपल है, ये आप इसको बना लीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग ये आप कर सकते हैं, बोर्ड मास वाला रूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। 14 क्वेश्चन के लिए क्या बोल रहा है तो समझिए। 14 में बोल रहा है कि एक सेल फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया और उसके अंकित मूल्य में 10% की छूट दी गई, तो लाभ बताइए। तो यहाँ से समझिए क्या करना है कि सपोज कीजिए कि एक उसका क्रय मूल्य से 20% अंकित किया, तो मान लेते हैं कि उस किसी वस्तु की कीमत 100, तो MRP आप जो उसको अंकित कर रहे हैं उसको हम लोग MRP बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो आप 20% अधिक अंकित किए, मतलब कि 100 की वस्तु को 120 कर दिए। अब इसमें क्या कह रहे हैं, अब जो आप इसको बेच रहे हैं इसको सीखिए, ये महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि 10% छूट दे दिया MRP पर, तो MRP है कितना 120, 120 में 10% छोड़ दीजिएगा, मतलब 90 पर बेच रहे हैं, 90% पर बेच रहे हैं। बताइए, तो यहाँ से क्या करेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, मतलब आप 108 में बेच रहे हैं। तो बताइए, कोई चीज़ का दाम अगर 100 है, उसको 108 में आप बेच रहे हैं, तो क्या परसेंट आप मुनाफा कमा रहे हैं। 100 पर किसी चीज़ को अगर हम तुलना करते हैं तो वही तो परसेंटेज होता है। 100 की वस्तु को आप 108 में बेच रहे हैं, तो 8% आपको डायरेक्ट आ गया प्रॉफिट, 8% का प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जो स्टार की जगह पे दिया जाए और वह 9 से विभाज्य हो। तो 9 से कटने का तो रूल बड़ा सिंपल होता है, इसका डिजिटल सम जो है 9 से डिविजन मतलब विभाज्य होना चाहिए। तो सबको जोड़ लीजिए, 9 और यहाँ पे 9 6 15 और 15 2 17। तो बताइए टोटल आ रहा है 17, और इस स्टार के जगह पे पूछा क्या दे कि 9 से कट जाए। तो बताइए 9 से कटने के लिए इस स्टार का मान हमें देना पड़ेगा 1, तब ना 17 और 1 मिल के हो जाएगा 18, जो कि 9 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन बन रहा है जो छोटी और बड़ी दोनों संभव यही होगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या अगर हम यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या अगर हम देते हैं, सबसे बड़ी संख्या अगर हम यहाँ पे 9 को लेते हैं, तो जोड़ क्या आया 17, 17 और 9 को जोड़ देंगे तो 26 ही होता है, तो भी नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे एक ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। एक कक्षा में एक परीक्षा में 30 छात्रों का औसत स्कोर दिया है 69। तो यहाँ पे समझिए कि 30 छात्र है, कितने छात्र हैं, 30 छात्र हैं, और इसका एवरेज दिया हुआ है स्कोर 69। कह रहा है कि बाद में यह पता पाया गया कि एक छात्र का स्कोर 58 के बजाय 88 के रूप में पढ़ा गया। तो यहाँ पे सीखिए, 58 के बजाय वहाँ पे वह पढ़ लिया कितना 88। तो कितना बढ़ा दिया, यहाँ पे सबसे पहले समझिए कितना बढ़ा दिया, तो 30 बढ़ा दिया। तो 30 बढ़ाया है, अगर हम प्रत्येक छात्र की बात करें, एक एक छात्र पे, तो 30 छात्र था, 30 से डिवाइड कीजिए, तो औसत में कितना बढ़ गया होगा, औसत में 1 बढ़ गया होगा। इसको सीखिए, यहाँ 58 के बजाय आपको 88 लिखा गया, 30 की वृद्धि हुआ, 30 की वृद्धि कितने छात्र पे, 30 छात्र पे, तो एक प्रत्येक छात्र को अगर निकाले कितना कितना बढ़ गया होगा, तो 30 से डिवाइड किए तो कितना बढ़ गया होगा, 1 बढ़ गया होगा। तो यह 69 में 1 बढ़ गया है, तो 1 कम कर दीजिए, उसका रियल आपको औसत आ गया कितना हो गया 68, रियल उसका औसत आ गया कितना 68, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। क्या कह रहा है कि एक वृत्त में AB एक व्यास है और CD एक जीवा है। AB और CD को आगे बढ़ाए जाने पर वृत्त के बाह्य बिंदु P पर मिलती है। यदि PD का वैल्यू इतना दिया हुआ है, CD इतना दिया हुआ है, AP इतना दिया हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। चलिए AB एक व्यास है ना, तो इसको हम लोग करते हैं इधर बाहर, इधर किया जाए। मान लीजिए एक हम लोग ऐसे बनाते हैं वृत्त, और यहाँ पे लेते हैं, यहाँ मान लीजिए कि इसको बढ़ाइए ये, और एक जीवा ले लीजिए, और एक जीवा को बढ़ाते हुए ऐसे कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, EP है, और इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और इसको मान लीजिए C, इसको मान लीजिए D। तो इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए इसके लिए कुछ सिंपल सा क्या फंडा लगता है, तो समझिए। जो बाह्य बिंदु P है ना, यहाँ से आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए P को A से मल्टीप्लाई कीजिए, ये इंटू P को B से कीजिए, सो PB, और ये इक्वल होता है P को C से करेंगे PC, और फिर P से ही चालू करेंगे, P से D तक की लंबाई बराबर होता है। इसमें आपको सभी का मान दिया हुआ है, और यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, तो समझिए। इससे मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से PA इंटू PB और PC इंटू PD, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा किसकी वैल्यू, तो AB की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको AB की वैल्यू निकलेगा। AB कैसे निकलेगा, तो PA जो है, PA आपको दिया हुआ है, तो PA दिया हुआ है, और PB निकल जाएगा, तो PB में से क्या करेंगे, PA घटा लेंगे, तो आपको निकल जाएगा यह AB निकल जाएगा, और AB की जो वैल्यू आएगा उसको आधा कर देना है। ठीक है, AB की वैल्यू को आधा कर देना है। चलिए वैसे हम देखते हैं, इसको लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग यहीं पे लगाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, चलिए ये तो आप फिगर से आप समझ गए। इसमें क्या करना है
इसको सीखिए क्या करना है। पी ए और पी डी दिया हुआ है ना, तो पी से पी डी की वैल्यू दिया हुआ है और सी डी दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है ना, तो यहाँ से आप लिख लीजिए पी सी गुने, आप यहाँ समझिए पी डी गुने पी सी इजकल टू हो जाएगा पी ए गुने पी बी, पी ए गुने पी बी। यहाँ से आपको किसकी किसकी वैल्यू दिया वो रखिए। तो पी डी की वैल्यू दिया हुआ है 15.3 गुने पी सी जो हो जाएगा, ये सी डी और पी डी, इसको जो है पी डी और सी डी को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपको 15 और 11 26 27.2। और यहाँ पे ए पी की वैल्यू दिया हुआ है 30.6 गुने पी बी निकल जाएगा। तो आइए करते हैं इसको, ये 2 टर्म से कट गया, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग अगर कट कर ले तो काट लीजिए, ये आ जाएगा 13.6। ठीक है, तो बताइए पी ए का मान, पी बी का मान आ गया 13.6। अब क्या करेंगे इसको समझिए, 13.6 आ गया, किसकी वैल्यू 13.6 आ गया, पी बी का मान आ गया 13.6। अब हमें निकालना है ए बी, व्यास निकालना है, तो ये हो जाएगा 30.6 में से 13.6 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आपको आ जाएगा 17। और ए बी तो व्यास था, हमें निकालना है त्रिज्या, 17 को आधा कर दीजिए तो यही हो जाएगा त्रिज्या 8.5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 18 पे। 18 में क्या कह रहा है, पी ए क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श करता है। ठीक है, ए पर स्पर्श करता है। ए बी एक ऐसी जीवा है जो बी ए क्यू एक्स डिग्री दिया हुआ है ना, एक्स लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, सी दीर्घ चाप पर ए बी एक ऐसा बिंदु है जिसपे ए सी बी दिया हुआ है वाई डिग्री, तो और कोण बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए एक हम बनाते हैं इसमें, यहीं पे मान लीजिए कह रहा है कि सपोज कीजिए कि एक हम वृत्त लिए, एक वृत्त बनाते हैं और इसमें क्या बोल रहा है कि पी ए क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त का एक स्पर्श रेखा है। तो मान लीजिए एक स्पर्श रेखा बना लीजिए और कह रहा है कि ए पर स्पर्श करता है, पी ए क्यू स्पर्श करता है ए पर। ठीक है, पी ए और क्यू कहीं आगे तक जाता है, पी ए क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कह रहा है कि यहाँ से बी ए क्यू, यहाँ से आपको एक कोण बनता है, इसको मान लीजिए बी ए क्यू, इधर वाला कोण दिया हुआ है एक्स। ठीक है, बी ए क्यू इसका वैल्यू दिया है एक्स। अब ये कह रहा है कि इसी का जो है ऐसे बना लीजिए बी ए क्यू, थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाइए, इसको इधर बनाइए ऐसे, ये मान दिया हुआ है एक्स, इसको मान लेते हैं बी ए क्यू। अब इसी से हमको कह रहा है कि दीर्घ जो इसका यहाँ पर जो है ये वाई है, तो इसके लिए आपको वाई, अब बी की वैल्यू दिया हो ए बी ओ। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे नहीं हो रहा है, हम लोग यहाँ बनाते हैं, एक ऐसा लीजिए केंद्र पर बनाइए और यहाँ पे बनाइए। इसमें क्या कह रहा है, ये बी है, ये पी है, ए है और ये क्यू है, इसका मान दिया है एक्स, ये दिया है आपको 32 डिग्री। तो यहाँ पे समझिए ये जो 32 डिग्री दिया हुआ है बी ए ओ, ये जो 32 दिया हुआ है, तो ये एंगल भी 32 हो जाएगा। तो हम लोगों को ये मेन ये निकालना है कि कोण ओ जो है कितना हो जाएगा। तो ये आप 180 में से 32 और 32 घटा दीजिए 64, तो 64 जो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 116 डिग्री, कितना 116। तो ओ का मान आ गया 116 और यहाँ पर जो वाई का मान है ये समझिए, ओ आ गया 116 और यहाँ हम लिखते हैं, अब देखिए ये आ गया ओ का मान 116, यहाँ पे जो ये एंगल है ये वाई है, तो वाई क्या हो जाएगा, जो ओ का जो एंगल होगा 116 उसका आधा हो जाएगा वाई, इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा 58 डिग्री। और जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, एक्स और वाई सेम होता है, तो यहाँ पे बताइए एक्स की भी वैल्यू हो जाएगी कितना 58 डिग्री, एक्स की भी वैल्यू हो जाएगी 58 डिग्री। और देखते हैं 58 है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है एक्स और वाई दोनों जोड़ के, तो ठीक है एक्स और वाई जोड़ देंगे तो 58 और 58 मिलकर कितना हो जाएगा 116 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए इसमें क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये भी एक फार्मूला है, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर जो है, इसमें क्या कर रहा है, इसको अगर मान लीजिए ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 अगर ले लेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 इसका जो फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके आएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी ऐसे करके आएगा। अब यहाँ पे समझिए कि इस फार्मूला में ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर जीरो हो तो ये पूरे टर्म का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी तो यही कह रहा है कि इसमें देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया है जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो इस पूरे टर्म का जो मान हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, जीरो। ये फार्मूला जो होता है उसमें अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाएगा और बीच में इंटू लगा हुआ, तो जीरो से किसी भी चीज़ को गुना करेंगे तो वो जीरो बना देगा, है ना। तो ये यहाँ पे हो जाएगा कि इसकी वैल्यू अगर जीरो दिया हुआ है तो वह वैल्यू भी जीरो हो जाएगा इसका। फाइनली ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग हम चलते हैं 20 पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सो समझिए। 20 क्वेश्चन जो कह रहा है 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद उसने अगले 8 दिन में काम पूरा करने का अनुरोध किया, तो उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति को शामिल किया जाए। तो देखिए 8 व्यक्ति को लगता था कितना, 20 दिन, तो हम ऐसे कर सकते हैं 8 गुने 20 अगर ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि अगर हम ऐसे कर लेते हैं कि 8 गुने 20, टोटल काम था 160। अब 5 दिन बाद, तो 5 दिन का काम पहले घटा लीजिए, तो 5 दिन का काम हम लोग घटा लेते हैं। मान लीजिए 8 व्यक्ति का 5 दिन में यह कर दिया होगा 8 पंचे 40, तो अब काम बच रहा है 120। इसको क्या कीजिए, इस 120 काम को 8 दिन में ही करवाना है, तो इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमको चाहिए 15 मैन। कितने मैन चाहिए, 15 मैन। मेरे पास है कितना, 8 आदमी। कितना एक्स्ट्रा चाहिए, 7 आदमी और चाहिए हमें। 15 आया ना, 120 काम करवाना है 8 दिन में, तो हमको तो 15 आदमी चाहिए, लेकिन मेरे पास है कितना, 8 आदमी, तो एक्स्ट्रा कितना चाहिए, 7 आदमी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। 990 रुपया को बांटना है इस रेशियो में, तो ये तो बड़ा आसान है। 3 4 और 2 को जोड़िए तो 4 3 7 2 9, 9 यूनिट बराबर जो हो जाएगा 990, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 110 रुपया। तो 1 बराबर 110 हो गया, तो आपको 1 बराबर 110 हो गया। तो पूछा किसके बारे में है, बी की राशि, तो बी है 4। देखिए बी की बात करेंगे हम लोग, तो बी का वैल्यू आपको यहाँ से देखिए, बी का मान है कितना 4, तो 110 से इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 110 से, तो कितना आ जाएगा 440। बी का मान आ गया 440। चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो है 22 से जो है डी आई वाला है, इसको लगाते हैं। आइए क्या कह रहा है कि ये जो है तालिका पढ़ के इसका उत्तर देना होता है और बहुत ही सिंपल होता है। इसको बढ़िया से तालिका पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। निम्न तालिका पुस्तक के पृष्ठ में प्रयुक्त स्वरों की बारंबारता। तो चलिए स्वर जो है इसकी बारंबारता दर्शाया गया है। इसमें पूछ रहा है कि दिए गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा 80 से कम कौन कौन आया है। तो सिंपल है, 80 से कम कौन कौन आया उसको देख लीजिए। ए आया है 80 से कम वाला में, ये ए हो गया आपको, 80 से कम वाला में ओ हो गया, और 80 से कम वाला में यू हो गया। यही आपका आंसर हो गया, ए ओ यू, ऑप्शन नंबर सी। 80 से कम बोला है, किसका फ्रीक्वेंसी 80 से कम है, तो ये 3 है, ए है, ओ है, यू है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसको समझिए। 23 को समझिए। क्या कहा, निम्न तालिका 5 कर्मचारी ए बी सी डी ई के संबंध में विशिष्ट महीने के लिए आय जो होता है इनकम, उसके स्रोत के साथ दर्शाया गया है। ठीक है, अब ये जो है स्रोत के साथ 5 जो कर्मचारी है उसका दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कर्मचारी डी के लिए ओवर टाइम से प्राप्त इनकम कुल इनकम का कितना % है। तो इजी है, तो यहाँ पे कर्मचारी डी पे सोचिए, डी के बारे में सोचिए। इसका ओवर टाइम ये वाला, तो ओवर टाइम है कितना 2500, ओवर टाइम है 2500। अब इसमें हम लोग, अब देखिए इसमें क्या हुआ कि 2500 ओवर टाइम इसको इनकम मिलता है, और टोटल अगर इसका देखा जाए 40,000, तो 2500 बट्टा में दे दीजिए 40,000 और मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो इसका कट गया, तो आपको आ रहा है कितना 25 बट्टा में 4। इसको पॉइंट में दिया हुआ है, पॉइंट में कर लीजिए, तो पॉइंट में आ जाएगा 6.25%। कितना सिंपल था। ओवर टाइम वाला आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ओवर टाइम 2500, टोटल इनकम 40,000, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इसका निकल जाएगा आपको 6.25%। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको देखिए। ये क्या कह रहा है, इसमें भी समझिए। कह रहा है निम्न तालिकाओं में दर्शाए गए आंकड़ों में 50 से कम पाने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो बताइए 50 से कम पाने वाला पूछ रहा है, तो 50 से कम तो आपको यहाँ तक जोड़ना होगा, यहाँ तक जो भी छात्र है ये 50 से कम तक आया है, और ये टोटल उसके बट्टा में डाल देंगे। तो ऐसा कीजिए, इसको जोड़िए 38 और यहाँ पे आपको 10 जोड़िए, 48 और 48 में 8 जोड़ दीजिए, तो 56 और 10 66, 1 67 और 5 67, 5 कितना हो जाएगा 72।
तो 72 और बट्टे में हो जाएगा ये कितना 150 टोटल है 150 स्टूडेंट्स। और इसको परसेंटेज में करने के लिए 100 से करेंगे तो काटिए 50 दूनी 50 तिया, इसको काट लीजिए 24, 24 को 2 से कर लीजिए, कितना हो जाएगा 48%। ऑप्शन नंबर सी 48% इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्या किए सो समझिए, 50 से कम जो है यहाँ तक हम लोग 50 से कम वाले को क्या किए जोड़ लिए, 72 हो गया। टोटल स्टूडेंट 150 परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुना किए, इसको काट के कितना परसेंट निकालिए 48%। ठीक है, तो ये 24 क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत हुआ होगा तो फिर कमेंट करके हमें बताइएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट में सुधार करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।